प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, तृतीय सत्र में हमने अब तक वीडियो के माध्यम से 5 पाठ पढ़े। 2 प्राचीन तथा 3 आधुनिक कवियों को अपनी रचनाओं में 3 आधुनिक कवियों और उनकी रचनाओं को हमने पढ़ा। आज मैं आप सभी को हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास से हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। युग परिवर्तन के साथ कविता के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। कविता साहित्य का सबसे अधिक प्रभावशाली और प्राचीनतम रूप है। संसार की जितनी भाषाएं हैं और उन सब भाषाओं में जो साहित्य लिखा गया है, उसका प्रारंभिक स्वरूप कविता में ही उपलब्ध है। कविता जीवन के महासागर से उठी हुई उच्चतम तरंग है। जीवन में सुख दुख, हर्ष शोक, आशा निराशा आदि हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति का श्रेष्ठतम माध्यम कविता है। हिंदी कविता की परंपरा लगभग 1200-1300 वर्ष पुरानी है। 7वीं-8वीं शताब्दी में अपभ्रंश तथा प्राकृत भाषाओं का प्रचार प्रसार था। हिंदी का उद्भव इन्हीं से हुआ, जिसका व्यवस्थित विकास 9वीं और 10वीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी कविता को तब से अब तक जिन कालखंडों में विभाजित किया गया है, उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है, जिससे कविता की विकास यात्रा को पूर्णतः समझा जा सकता है। वैसे तो समस्त साहित्य एक प्रवाहमान धारा के समान होता है और उसका विभाजन अत्यंत कठिन होता है, किंतु अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी साहित्य का गारसा दा तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हरचार्य प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र आदि इतिहासकारों ने अपने अपने इतिहास में विभिन्न प्रकार से काल विभाजन प्रस्तुत किया है। काल विभाजन तत्कालीन जनता की मनोवृत्ति और विचारधारा को समझाने में सहायक होता है। अतः जिस काल में किसी विशिष्ट प्रकार की रचनाओं की अधिकता दर्शित होती है, उसका नामकरण भी उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक काल विभाजन प्रस्तुत किया। उनके अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 कालों में विभाजित किया गया है। प्रथम काल है आदिकाल अथवा वीर गाथा काल, जो संवत 1050 से 1375 तक माना गया है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 तक माना गया है। तीसरा उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल,
संवत 1700 से 1900 तक माना गया है। चौथा आधुनिक काल अथवा गद्य काल संवत 1900 से अब तक चल रहा है। आदिकाल के बारे में हम जानेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से 1375 तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य के रचना काल को आदिकाल कहा है। यह हिंदी साहित्य का आरंभ होने के कारण तथा उसमें भावी हिंदी भाषा तथा उसके काव्य रूप अंकुरित होने के कारण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम आदिकाल किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो ग्रंथ तथा वीर गाथात्मक रचनाओं की अधिकता को दृष्टिगोचर कर काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर इसका नामकरण वीर गाथा काल किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे अधिकांश तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल तथा चारण काल नाम दिया है। उनके अनुसार इस काल की अधिकांश रचनाएं चारणों के द्वारा की गई हैं और इस काल में अपभ्रंश रचनाओं की अधिकता दर्शित होती है। दो भाषाओं की संधि होने के कारण इसे संधि काल तथा चारण काल, कवियों की रचनाओं के आधार पर चारण काल नाम दिया गया है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा है। इस काल में अपभ्रंश साहित्य का विकास होने के कारण हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में भाषा के आधार पर बच्चन सिंह ने इसका नामकरण अपभ्रंश काल किया है। समस्त आदिकाल में मुख्यतः 4 प्रकार की रचनाएं दिखाई देती हैं। पहला वीर गाथा काल। इस काल में रासो ग्रंथ लिखा जाता था और उस काल की जो है विद्यापति की कीर्ति लता प्रसिद्ध है। धार्मिक रचनाएं। दूसरा है धार्मिक रचनाएं। इस सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य तथा विद्यापति पदावली ये धार्मिक रचनाओं के अंतर्गत आते हैं। श्रृंगार परक रचनाएं। संदेश रासक, ढोला मारू रादुभा, बीसल देव रासो, विद्यापति की कीर्ति पताका ये श्रृंगार परक रचनाएं हैं। मनोरंजनात्मक साहित्य। खुसरो की पहेलियां ये जो है मनोरंजनात्मक रचना है। वास्तव में आदिकाल के नाम से व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है। भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में हिंदी के आरंभिक रूप का बोध होता है। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का विकसित रूप परवर्ती साहित्य में मिलता है। अतः आदिकाल सबसे अधिक उपयुक्त एवं व्यापक नाम है। आदिकालीन साहित्य के इतिहास के साथ तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक
तथा सांस्कृतिक स्थितियों को जानना आवश्यक है। उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, अब हम इसके बारे में जानेंगे। थानसेन नरेश हर्षवर्धन का राज्यकाल सन 606 वर्धन साम्राज्य का स्वर्ण युग था। अपनी योग्यता तथा पराक्रम के बल पर उत्तरी भारत का अधिकांश भाग उसके अधिकार में आ गया। वह स्वयं साहित्य प्रेमी तथा विद्वानों एवं कवियों का आश्रयदाता था। महाकवि बाण तथा राजकवि था। महाकवि बाण उसका राजकवि था, जिसने हर्षचरित की रचना की। वह अत्यंत उदार तथा सहिष्णु था। सन 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत अनेक लघु राज्यों में विभाजित हो गया। लघु अर्थात छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेन स्ट्रॉन्ग ने भारत यात्रा में वर्धन साम्राज्य की समृद्धि का विस्तृत अंकन किया है, किंतु इसके पश्चात अंतर्गत तथा बाह्य कलह के कारण देश की एक संघ शक्ति क्षीण हुई तथा देश खंडित एवं विशृंखल हुआ। दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान, कन्नौज में गहरवार, गुजरात में सोलंकी, मालवा में परमार तथा बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन था। इन राजाओं में अपनी मान मर्यादा के लिए परस्पर वैमनस्य था। इनका शौर्य व्यक्तिगत मर्यादाओं का ही मापदंड था। वह राष्ट्रीय संगठन का निर्माता नहीं बना। जातीय हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना का महत्व होने के कारण देश रक्षा की दृष्टि से वह युग संघर्षपूर्ण रहा। इसका लाभ विदेशी आक्रमणकारियों को प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में निरंतर यवनों के आक्रमण होने लगे। ईसा की 10वीं शती के अनंतर महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कर देश को ध्वस्त कर दिया। राजपूत राजाओं में परस्पर वैमनस्य था। वैमनस्य मीन्स मतलब दुश्मनी थी। उनमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। वे एक दूसरे के शत्रु बनकर आपस में युद्ध करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की इस संबंध में पंक्तियां उचित प्रतीत होती है। जगत में घर की फूट बुरी, फूट ही सो जयचंद बुलायो, यवनन भारत धाम। उस समय विवाह वेदी युद्ध भूमि में परिवर्तित हो जाया करती थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार देश में शांति रक्तधारा में बही जा रही थी। अर्थात उस समय जो है छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में ही लड़ा करते थे और एक दूसरे का राज्य हड़पने की कोशिश किया करते थे और विवाह वेदी पर से ही स्त्रियों का अपहरण कर लिया करते थे। इस तरह से उस समय की राजनीतिक परिस्थिति थी। इसके पश्चात सामाजिक स्थिति हम कल पढ़ेंगे।
आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।